लेकर दिल्ली में हुई बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक की अध्यक्षता। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल रहे सही। राजभवन में आयोजित की गई सर्वधर्म सभा। सीएम रेखा गुप्ता ने की सर्वधर्म सभा में शिरकत। सभा को लेकर सीएम रेखा ने कहा, ये भारतीय संस्कृति की समृद्धि। सिख धर्म के तीसरे गुरु श्री गुरु अमरदास जी का प्रकाश पर्व। मंत्री परवेश वर्मा ने प्रकाश पर्व पर किया कोटि कोटि नमन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। खबर दिल्ली से है, जहां भारत पाक के बीच बढ़ते तनाव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने 7 लोक कल्याण मार्ग में एक बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस, तीनों सेनाओं के प्रमुख इस बैठक में मौजूद रहे। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि देखिए, यहां पर हाई लेवल की मीटिंग जो है वो की जा रही है और इस मीटिंग और इस बैठक की अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि इस बैठक में राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री भी मौजूद है और तीनों थल के जो सेना प्रमुख है वो भी इस बैठक में मौजूद है। ये तस्वीरें भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर इस बैठक की अध्यक्षता जो है माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कर रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता रथ यात्रा महोत्सव में सम्मिलित हुई, जिसके बाद उन्होंने मंदिर समिति एवं समस्त आयोजन टीम को हृदय से सुविधा, साधुवाद एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें प्रीतमपुरा स्थित दिगंबर जैन मंदिर की 36वीं रथ यात्रा महोत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह आयोजन केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि अहिंसा, सत्य, संयम और अपरिग्रहण जैसे महावीर जयंती के मूल संदेशों को समाज में जागृत करने वाला प्रेरणा स्रोत है। भगवान महावीर की रथ यात्रा केवल एक धार्मिक शोभा यात्रा नहीं, बल्कि समाज को धर्म, सेवा, करुणा और शांति के मार्ग पर चलने का प्रेरणा पुंज है। और विविधताओं से संस्कृति में जैन समाज का योगदान अत्यंत मूल्यवान है, जो न केवल धार्मिक संतुलन बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी सशक्त करता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता राजभवन में आयोजित सर्वधर्म सभा में सम्मिलित हुई, जिस पर उन्होंने कहा कि राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की उपस्थिति में राजभवन में आयोजित सर्वधर्म सभा में सम्मिलित होने का अवसर मिला है। ये सभा भारतीय संस्कृति और समृद्धि, विविधता और एकता का प्रतीक है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में सभी विभागाध्यक्षों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। बैठक में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सभी विभागों की तैयारी की समीक्षा जो है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की है। दिल्ली में डॉक्टरों के सम्मान के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें रेखा गुप्ता ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने 400 महिला डॉक्टरों के सम्मान में समारोह को संबोधित किया। इस इवेंट के लिए, इस दिन को चुनने के लिए और इस कम्युनिटी को सामने बिठाने के लिए, ये तीनों जो आपने कॉम्बिनेशन चुने, ये सच में कमाल का दिन है। एक तो मदर्स डे, ऊपर से पूरी डॉक्टर कम्युनिटी और विषय ओबेसिटी। मैंने एक कोट सुनी थी, क्योंकि ईश्वर हर जगह नहीं हो सकता इसलिए उन्होंने मां बनाई। और एक और कोट सुनी, क्योंकि ईश्वर हर जगह नहीं हो सकता इसलिए उन्होंने डॉक्टर बनाया। और जो मां भी है और जो डॉक्टर भी है, तो वो तो डबल डिग्री के साथ है। तो एक बार जोरदार तालियां हमारी डॉक्टर मां के लिए। सच में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लिए हुए आप लोग यहां पर बैठे हैं और
ईश्वर के बाद यदि व्यक्ति किसी पे सबसे ज्यादा विश्वास करता है तो वो अपनी मां पे करता है या फिर अपने डॉक्टर पे करता है, क्योंकि जीवन तो वही बचाता है, एक जीवन देने वाली और एक जीवन बचाने वाला। और उसके कॉम्बिनेशन में साक्षात प्रतिमूर्ति बनकर के मेरे सामने उपस्थित वो 400 वुमेन डॉक्टर्स जिनको आज यहां पे अवार्ड दिया जा रहा है, उनको दिल की गहराई से मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विषय बड़ा इंपॉर्टेंट भी है और ओबेसिटी। कभी सोचते हैं, अभी उन्होंने कहा जी सरकार को क्योर करना चाहिए। सरकार कुछ नहीं कर सकती इसमें। अब क्या करेंगे? क्या पूरा बंद कर दें? क्या बंद करेंगे? मिठाई बंद करेंगे, आपकी चॉकलेट पेस्ट्रीज बंद करेंगे, आपका राशन बंद करेंगे, आपका कोल्ड ड्रिंक बंद करेंगे, क्या बंद करेंगे? किसी ना किसी रूप में तो सब किस ये पावर है जो आपको ये गाइड करती है, अंदर से इंस्ट्रक्ट करती है कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना, कितना खाना है, कितना छोड़ना है। अब जब हम अनकंट्रोल्ड वे में हमारी जब इंद्रियां काम करती है तो हम ओवरवेट हो जाते हैं। और हमारे भारत में तो वैसे भी इतना कुछ खाने का, विदेश में चले जाओ आपको मिलेगा ही, वो रखते ही नहीं, कहते टंगा ही मत खा लो। ना वो मिठाई रखेंगे, ना वो ऑयल रखेंगे, ना कोई ऐसी चीज रखेंगे जो खूब रोस्टेड हो, खूब अच्छे। हम तो सब घी तेल मक्खन लगा के उसके ऊपर मसाले डाल के, हमारा इंडियन कल्चर में इतना कुछ है स्वाद वाला जो जीभ को बहुत पसंद है। अभी हमारी माँ भी उसको खूब अच्छे से बना के देती है। हमें कितना मजा आता है कि हमारी माँ बड़ी आती है, उनके भात की बनाई हुई करारी रोटी उस पर मक्खन लगा के, और बस पूछो। तो ये जो टेस्टफुलनेस है ना हमारे कल्चर में, ये बुराई नहीं है, पर उसको कॉम्पनसेट करने के लिए जो एक्सरसाइज करनी चाहिए वो हम मिस कर देते हैं। और मां या जो घर की महिला होती है वो पूरे परिवार का ख्याल रख लेगी, वो पूरे हस्बैंड का, मदर फादर का, बच्चों का, सबका, सिवाय अपने। ये है जड़ ओबेसिटी। मंत्री परवेश वर्मा ने सिख धर्म के तीसरे गुरु और सिख पंथ के महान प्रचारक श्री गुरु अमरदास जी के प्रकाश पर्व पर उन्हें कोटि कोटि नमन किया। मंत्री परवेश वर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उनकी शिक्षाएं हमें मानवता, विनम्रता और सेवा के मार्ग पर चलने का प्रेरणा देती है। दिल्ली के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जनपद में डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विकास के समारोह में दिवस के समारोह में भाग लिया। आपको बताते चले कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस में एक अच्छा अनुभव मिला है और जिसमें देश प्रौद्योगिकी के विकास और नवाचार पर प्रकाश डाला गया। दिल्ली एजीएस क्राइम ब्रांच ने राजस्थान के बांसवाड़ा से कुख्यात भगोड़ा और अंतर्राज्यीय हरिया गैंग के प्रमुख सदस्य रमेश नीनामा को गिरफ्तार किया। दिल्ली और राजस्थान में चोरी, सेंधमारी के साथ हथियारों के भी मामलों में वांछित और नीनामा अदालती मुकदमों से बचता रहा। उसका साथी सुनील नीनामा भी अपराधी है और उसे भी गिरफ्तार जो है वो कर लिया गया है। तो आइए सीधे अब आपको नई दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना क्या कुछ जानकारी दे रही है। The photographs of which you would have all of you would have seen, and the red building. After that, there was this double-story building. It has been completely decimated by precision targeting. Next, please. The target system which was in the north, a series of buildings. I'll show you how it looked. Next.
completely destroyed by our precision targeting. Next. Now coming to Bhavalpur, this is the target complex that we are dealing with, a fairly large target complex. So we had to carefully choose the points that we needed to address, which were high value and which would meet our stated objectives of eliminating the terrorists. I would like to draw your attention to this red canopy, and in relation to that, I would cover the targets. One target system is a series of buildings here, other one here, and other one out here. Next slide, please. This is how it looked before, and this is how the building looked after the impact of the weapon. And orientation in relation to this red canopy, you can see here. Next, please. Before, next, and after. The roofs have completely collapsed. Next. This is the target system. Next. Precision targeting, and we have achieved our objectives here. Next. Alright, so that was what we did on the 7th. Our objective was to address these two terrorist camps, and that we did with precision. And thereafter, we maintained a robust air defense posture, because remember, our objective was to target the terrorists and terrorist infrastructure, not any other infrastructure, not the Pakistani military, not the Pakistani any other infrastructure. So that is what we have maintained on the 7th of May. However, what we saw in the evening of 7th of May, we were saturated with a raid of Pakistani unmanned aerial vehicles and small drones. And these came in waves in our civilian areas, over our military installations, and all of them were successfully intercepted. Few of them did manage to land. However, there was not much damage that they did. And we have our robust counter-US hard kill and soft kill systems which did the job. However, the difference here was that we had targeted the terrorists. The adversary now has targeted our civilians and the military infrastructure. So it had to be responded to. So in a quick and calibrated response, that very night, we struck their radar installations at Lahore and close to Gujranwala, the LYT installation, to indicate to him that we are ready, yet we do not want to escalate. Our fight was with the terrorists and not with the Pakistani military establishment. Thank you. Thank you, Air Marshal Bharti. So, ladies and gentlemen, he's outlined operations not only on the night of 6th and 7th of May, when Operation Sindoor commenced, but also on the subsequent night. Being well aware and familiar with the congenital and impulsive nature of our adversary, and even though we did attempt to reach out and communicate our compulsions to strike at the heart of terror to my counterpart in the immediate wake of Operation Sindoor, the request was brusquely turned down, with an intimation that a severe response was inevitable and in the offing. We were of course prepared. Operations on the 7th and the 8th, Air Marshal Bharti spoken about. On the night of 8th and 9th of May, they flew drones and aircrafts into our airspace all across the borders and made largely unsuccessful attempts to target numerous military infrastructure. Violations on the line of control by Pakistan also commenced yet again and precipitated
into fierce arty engagements. The air operations on the night of 8th and 9th of May, I'll yet again request the DG Air Operations to cover. So I just covered what happened on the night of 7th and 8th. What we found that on the night of 8th and 9th, starting as early as 22:30 hours, our cities had a mass raid of drones, unmanned aerial vehicles, UCAVs, starting right from Srinagar, going down right up to Nalia. It was a mass raid in waves and it was relentless. However, we were prepared and our air defense preparedness ensured that there is no damage on ground or to any of the intended targets that the enemy might have planned for. The difference between 7th night and 8th night was that on 7th night he sent in his Yeha class of UAVs, however, these UAVs can go some distance, they are armed. However, on the 8th, less numbers of armed UCAVs were there or UAVs were there and more numbers of quadcopters, maybe for surveillance or just for harassment of civilians. This continued till midnight. Our air defense preparedness ensured that there was no damage on the ground either to the military installations or to the civilians. However, the enemy had yet again shown that he wanted to up the ante and he wanted a fight, and we were up to the task. In a measured and calibrated response, we once again targeted his military installations, which included his SAM sites at Malirkant. This also included his surveillance radar sites at Lahore and close to Gujranwala. These were suitably addressed and thereafter his drone attacks continued even till morning, which we countered, and during the daytime there was some respite. Here I would like to bring out another aspect. What we found was that while the drone attacks were being launched from somewhere close to Lahore, enemy had allowed his civilian aircraft to also continue to fly out of Lahore. Not only his own aircraft but international passenger aircraft, which is quite insensitive, and we had to exercise extreme caution even at the cost of some tactical disadvantage to ensure that there is no damage to any of the civilian aircraft. And this was also brought out in our press briefing during the day. So I will now hand over to my colleague to cover the events of 9th onwards. On land, we also undertook certain measures such as deployment of air defense and electronic warfare assets to establish an integrated grid with the Indian Air Force, and I have seen and heard some of you wax eloquent about the benefits of such an architecture when it comes to negating and combating air intrusions. We also carried out deployment to include movement of our forces in the land, sea and air domains. The night of the 9th and the 10th of May saw similar intrusions by drones and aircrafts, and this time there was a concerted effort to target airfields and some very, very important logistic installations, albeit yet again unsuccessful and denied gallantly and efficiently, I must say, by the integrated Indian Air Force and Indian Army Air Defense. We further strengthened our deployment and also initiated some pressure points to send a very clear and unambiguous message to the other side
to desist from any misadventures on land. Some of the airfields and dumps saw repeated attacks in waves from the air. All were thwarted. The Pakistan Army has reported to have lost approximately 35 to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control between the 7th and the 10th of May. What the other side had probably also not reckoned with was the speedy and precise turnaround and hit back by the Indian Air Force. And I will yet again ask Air Marshal Bharti to speak about these significant and game-changing strikes. I will thereafter request Vice Admiral Pramod, my colleague and Director General of Naval Operations, to tell us about some very telling naval maneuvers in the Arabian Sea that exerted pressure on the night of 9th and 10th of May. Over to you, sir. Commencing about 2000 hours, that is 8 p.m. local time, on 8th of May, several Pakistani unmanned aerial systems, drones, combat vehicles attacked multiple IF bases. These included Jammu, Udhampur, Pathankot, Amritsar, Bhatinda, Nal, Dalhousie, Thois, Jaisalmer, Uttarlai, Falodi, Nalia. These were almost simultaneous and they came in waves. All our AD guns and other systems were waiting for them. All these waves were neutralized by our trained crew using the air defense systems that they have, and also some of them were utilized using our legacy systems like Pechoras and IF Summer, which we have recently acquired, and some were neutralized by the Garud snipers. There was no damage on ground from these incursions and these mass raids, if I could call them, from the Pakistani side. However, following these relentless attacks on our air bases, on our forward positions and on our civilian targets, this was time to convey some message to our adversaries. And therefore, a decision was taken to strike where it would hurt. And towards that, in a swift, coordinated, calibrated attack, we struck his air bases, command centers, military infrastructure, air defense systems across the entire Western Front. The bases we struck include Chaklala, Rafiki, and mind you, Chaklala is Islamabad, Rahim Yar Khan, Sakar, sending a clear message that aggression will not be tolerated. This was followed by strikes at Sargoda, Bholari, Jacobabad. We also struck the C2 centers at Murid, the UE complex at Murid, Rafiki, radar at Chunia, which I will show you, Rahim Yar Khan airfield, and the unmanned combat aerial vehicle hangar at Sakar. तो ऑपरेशन सिंदूर पर आप सैनिकों की यहां पर प्रेस ब्रीफिंग सुन रहे थे और किस तरीके से यहां पर वार किया गया है, तमाम जानकारी जो है इस ब्रीफिंग में दी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।